दोस्तों नमस्कार। तो आज की हमारी संगीत सरिता की जो सीरीज चल रही है, इसमें बिलावल राग की जो बिलावल रागांग कहें या बिलावल आश्रय राग कहें, तो इसकी दूसरी कड़ी में आप सभी का स्वागत। तो मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार। पिछली बार हमने गुरमीत सर की आवाज में शब्द सुना और इनकी आवाज में चर्चा परिचर्चा सुनी बिलावल राग के दिशा में। इनकी जो बहुत ही बहुमूल्य जानकारी और जो इन्होंने बैकग्राउंड भी बताया रागों की जातियों के बारे में या और सब, तो वो भी हमने सुना। तो कई पक्ष हमारे सामने इस चर्चा परिचर्चा के आ रहे हैं राग बिलावल के। तो बिलावल राग के एक तो सबसे पहले वही बात कि जैसे जो थाट का नियम है कि थाट संपूर्ण जाति का होना चाहिए। संपूर्ण जाति, जैसे इन्होंने राग की जातियों के विषय में जिक्र किया था कि राग की जातियों की बैकग्राउंड भी बताई थी। तो ये शुद्ध थाट है। तो बिलावल एक शुद्ध थाट है। अब सवाल ये होता है कि ये बिलावल थाट कब से अस्तित्व में आया, इसको कब से शुद्ध थाट माना जाने लगा, है ना प्रश्न ये। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल बिल्कुल। हेलो। हाँ हाँ, तो डॉक्टर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि उस कड़ी में सारा कुछ कवर नहीं किया जा सकता था और जाहिर है कि इस कड़ी में भी सारा कुछ कवर नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने इसीलिए इस चीज को सेगमेंट्स में रखे हैं। तो ये पहले आपको पता ही है, जैसे कि भरत काल में जाति गायन का प्रचार था। हाँ बिल्कुल। तो इस जाति गायन का स्थान हम पहले ये देखें कि मतंग ने बृहदेशी में सबसे पहले राग शब्द का उल्लेख किया। मेरा ख्याल ये चीज आपने भी बताई थी गुरमीत जी। हाँ नहीं, मैं इस मतंग मुनि के जो ग्रंथ है बृहदेशी, इसके ऊपर मैं नहीं आया अभी। ओके, बिल्कुल आप जायज बता रहे हैं। राग शब्द का उल्लेख उन्होंने ही पहले किया। हाँ, उन्होंने किया। तो उन्होंने राग के विषय में बताया कि योयम ध्वनि विशेषस्तु स्वर वर्ण विभूषिता रंजको जन चित्ता नाम स राग है कथितो बुध है। यानी कि योयम ध्वनि, वह ध्वनि विशेषस्तु मतलब विशेष, वह विशेष ध्वनि स्वर वर्ण विभूषिता, स्वरों और वर्णों से विभूषित वह विशेष ध्वनि जो स्वरों जो रंजको जन चित्ता नाम, जन जन के चित्त को रंजित करे यानी आनंद दे, जिसे सुन के सभी का चित्त यानी दिल प्रसन्न हो जाए, तो वो क्या है? राग। ठीक। यानी डॉक्टर साहब आपके कहने का अभिप्राय ये है, ग्रंथ के अकॉर्डिंग जो आप समझा रहे हैं, स्वरों और वर्णों से सजी हुई वो रचना जो प्रकृति पे अपना प्रभाव जमाती है,
और जन चित्त को प्रसन्न करती है, और वो विशेष स्वरों की रचना होती है, उसे हम राग कह सकते हैं। बिल्कुल, स्वरों और वर्णों की उसमें रंजकता होनी भी अति जरूरी है, और रंजकता होगी तभी राग बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक हो गया। ओहो, ओके, अच्छा, तो ये राग कहलाती है। बिल्कुल। अब देखने वाली बात यह है कि राग सबसे पहले हमारे सामने किस रूप में आई? ग्राम राग के रूप में। ग्राम राग है, आपने शायद सुना हो नाम, ग्राम राग, भाषा राग, सुना नाम? रागांग, भाषांग, हाँ, तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। ग्राम राग, देशी राग जी। तो ये क्या थे? अब ये मतलब सारे जिसको हम कहेंगे ग्राम राग, भाषा राग, जो भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा, ये सब चीजें थी इसमें। तो उसके बाद क्या आया? जैसे रागांग, भाषांग, क्रियांग, उपांग, इस तरह की चीजें भी थी। तो उसके बाद क्या आया? इसका स्थान ले लिया राग रागिनी वर्गीकरण ने। उस समय पुत्र होते थे रागों के, राग मतलब पहले रागनियां स्त्रियां होती थी, उनके पुत्र होते थे, पुत्र वधुएं होती थी। मैं इस बात को थोड़ा डॉक्टर साहब की बात में एक बात जरूर ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि फिर कई बार वो परिचर्चा में रह जाती है कि गुरु ग्रंथ साहिब में, गुरु ग्रंथ साहिब क्या चीज है ये सबको शायद मालूम होगा। जैसे सनातन धर्म में गीता और ये ग्रंथ जो हैं, पावन ग्रंथों के नाम हमें पता, इसी तरह से सिख धर्म में जो पावन ग्रंथ जिसको गुरु मानते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब है, उसमें लास्ट में रागमाला दी हुई है। और रागमाला में अभी जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं ऐसे ही बताया हुआ है, खष्ट राग उन गाए संग रागनी 30, सबे पुत्र रागन के 8 8 10 20। तो पुत्र पुत्रियां और रागों के परिवार होते थे, इस तरह से राग चलते थे। जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जो पहले राग रागिनी पद्धति थी, उसके बाद मेल राग वर्गीकरण आया, जो चतुर्दंडी प्रकाशिका में पंडित वेंकट मखी जी ने 72 मेलों का उल्लेख किया। उनमें से फिर 19 मेल उन्होंने चुने जिन्हें संस्थान कहा। तो उसके बाद पंडित भातखंडे जी ने मेन 10 ठाट उनमें से चुन के उन्हें ठाट की संज्ञा दी। अब देखिए, मैंने आपके साथ डिस्कस करते करते अपना सितार भी मिला लिया बिलावल में। तो अब बिल्कुल। मैं थोड़ा सा ये पहले राग पहले काफी को शुद्ध ठाट माना जाता था, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं काफी क्या था। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी आ रही हाँ, मैं अशोक गुप्ता। हाँ जी डॉक्टर अशोक, अपना डॉक्टर कुलदीप जी राग बिलावल के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। हाँ नहीं, वो मैं सुन रहा हूँ। सितार ऊपर वो बताएंगे अभी आप। हाँ बिल्कुल।
अभी पहले शुद्ध जो काफी को माना जाता था उसका हाँ, स्वरूप देखिए। और दक्षिण में तो अभी भी काफी को ही माना जाता है। हाँ, तो अभी लेकिन हमारे इधर बिलावल माना जाता है ना। हाँ, इधर हमारे इधर बिलावल है। जी तो ये काफी। तो अब सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, ये इसका स्वरूप था। हाँ लेकिन बिल्कुल। तो ये काफी ने बिलावल का स्वरूप कब ले लिया? अच्छा, और फिर जो ये हम आज बिलावल की बात कर रहे हैं, ये बिलावल शुद्ध बिलावल है। अब बिलावल के कई प्रकार हैं, शुद्ध बिलावल, अलैया बिलावल, कुकु बिलावल, सरपरदा बिलावल और गौड़ बिलावल, शुक्ल बिलावल, यमनी बिलावल। शुक्ल बिलावल। हाँ, जी जी, तो बहुत सारे प्रकार। बहुत सारे। तो लेकिन ये हम जो शुद्ध बिलावल की बात कर रहे हैं, देखिए कोमल ग और कोमल नी दोनों स्वर कैसे एकदम शुद्ध रूप में, किसने पहले इनका प्रयोग किया, इस विषय में कोई भी चर्चा परिचर्चा नहीं मिलती। जी जी ठीक है, तो हम आज जो बिलावल की बात कर रहे हैं, शुद्ध बिलावल की, उसका थोड़ा सा स्वरूप दिखाते हैं। अब क्या है? सारे गा पा धा नि सा सा नि धा नि धा पा मा गा रे गा पा मा गा रे सा। अब सारे गा मा पा, ऐसे वो हम सरगम जब प्रारंभिक विद्यार्थियों को सरगम में सिखाते हैं तब तो उनको यही स्वरूप सिखाते हैं, सारे गा मा पा धा नि सा। तो उस समय हम यही स्वरूप सिखाते करवाते हैं, लेकिन एक्चुअल में शुद्ध बिलावल जो है हमारे सामने वो ये है। हम तो यदि आपकी इजाजत हो, मैं थोड़ा सा बिलावल का आलाप और जोड़ालाप बजाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये इसका आलाप हो गया। अब थोड़ा सा जोड़ और फिर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। ये ध्रुपद अंग से है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपके सामने आलाप जोड़ ये बिलावल का बजाया चर्चा परिचर्चा के साथ। ये था राग बिलावल का आलाप जोड़, और जो मेरे द्वारा जितना कभी मुझे थोड़ा बहुत कोई अणुमात्र समझ लो ज्ञान थोड़ा बहुत गुरुओं से प्राप्त हुआ। बाकी गलत बातें तो आप फेंक देना, गलत बातें कोई नहीं मतलब रखनी आपने। तो चलिए गुरमीत सर, रविंद्र जी, आपके क्या विचार हैं इसके विषय में जो मैंने आप बातें कही बिलावल के बारे में? मेरा एक थोड़ा सवाल था सर इस बारे में कि जो रागों का मतलब थोड़ा रागों का जो हमारे जो मौसीकी है उसमें अलग अलग मौसम के अलग अलग समय के राग बिल्कुल हाँ। तो ये रागों का समय है ये किन आधारों पे निर्भर होता है? क्या इसका कोई एक आधार है या क्या अनेक आधार है इसके? हाँ, ये एक अलग से वैसे मीटिंग की, अलग से वेबिनार की या अलग से विषय की मांग करता है, पर फिर भी आपकी संक्षेप जानकारी के लिए बता रहा हूं मैं कि पुराने समय में लोगों की साधना बहुत की होती थी। हम आजकल बड़े उससे कह देते हैं कि जी नहीं ये सब मनोवैज्ञानिक आधार है, कुछ नहीं है, फलाना है, लेकिन वो लोग राग को एक देवता स्वरूप मानते थे और वो ये मानते थे कि यदि राग को उसके समय के अनुसार ना गाया बजाया जाए तो राग हमें श्राप दे देगा। गुरमीत जी मैं ठीक कह रहा हूँ? जी, मेरा ख्याल इनका जो प्रश्न है ना, हाँ जी, वो ये है कि जो राग हैं हाँ, उनका जो समय निर्धारण किया जाता है या किया गया है किस आधार वो पे?
इस आधार पे है, यानी कि मैं उसी पे आता हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो इनका हाँ, प्रश्न उसपे आ रहा हूँ। हाँ, अभी मैं मतलब बैकग्राउंड ये बता रहा था। तो हाँ। लेकिन अब ये मतलब इसका धार्मिक आधार था रागों के समय का। अब बात यदि की जाए, देखिए एक रागों के विद्वानों ने संपूर्ण रागों को स्वरों के आधार पर 3 वर्गों में बांटा है। रविंद्र जी बात सुन रहे हैं मेरी बात? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। हाँ जी, 3 वर्गों में बांटा है। रेधा कोमल स्वरों वाले राग, जैसे ये। अब ऐसे रागों में कौन से आ गए, जैसे भैरव हो गया, तालिंगड़ा हो गया, है ना? या तो जिन रागों में रेधा स्वर कोमल लगते हैं, धा चाहे कोमल लगे या शुद्ध, रे जरूर कोमल, तो उनको रेधा कोमल की श्रेणी में रखते हैं। तो ऐसे रागों का जो गायन समय वो 4 बजे से 7 बजे तक होता है। अभी सुबह और शाम का मैं बाद में बताऊंगा, वो भी एक भेद है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो राग रेधा शुद्ध स्वरों वाले राग हैं उस श्रेणी में आते हैं, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे हैं, बिलावल हो गया, तो ऐसे जैसे राग भूपाली है, तो ऐसे जो राग हैं इनका गायन समय 7 बजे से 10 बजे तक होता है। और आगे आगे गा नी कोमल स्वरों वाले राग, जिन रागों में गा और नी स्वर कोमल होते हैं उन रागों को 10 बजे से 4 बजे के बीच में रखा जाता है, उनका गायन वादन सब। अब ऐसे रागों में आपके ये आगे भीम पलासी, पटदीप, ये मधुमंती, मुल्तानी, ये सब आ गए। मुल्तानी को थोड़ा सा हम रहने देते हैं, वो एक अलग विषय है, वो फिर अलग बात वो हो जाएगी। प्रमेल प्रवेशक है ना? हाँ, वो प्रमेल प्रवेशक है। तो अब इसमें क्या है, इसमें भेद क्या है? अब रह गया माँ। जिन रागों में मध्यम शुद्ध लगता है उनका गायन समय सुबह का होता है। दिन में 24 घंटे होते हैं ना रविंद्र जी? जी हाँ, जी, बिल्कुल बिल्कुल, सुन रहे हैं, वो आपकी बात सुन रहे हैं। तो शुद्ध मध्यम वाले रागों को दिन में, तीव्र मध्यम वाले रागों को शाम के समय या दूसरे भाग में हम कह सकते हैं, वो रखा है विद्वानों ने। तो इस मध्यम स्वर को ही गिल्डिंग नोट भी कहा जाता है, क्योंकि एक शुद्ध होने से इसका समय का जो भाग है वो बदल जाता है शुद्ध और तीव्र से। तो ये सब चीज है। तो अध्वदर्शक स्वर भी हम इसको मानते हैं। तो ये जो राग बिलावल है या बिलावल के जितने भी प्रकार हैं, तो इनका जो गायन वादन समय है वो दिन का दूसरा पहर है। मतलब हाँ, उस थाट में जितने भी राग आते हैं वो सभी वो उसी समय के होंगे? हाँ, ये थाट में ऐसा नहीं है, क्योंकि अब मेरी बात सुनो, जिनमें तीव्र मध्यम लगता है, अब थाट में मेरी बात सुनिए, जैसे थाट कल्याण है, ठीक है, तो कल्याण में अब श्याम कल्याण भी आता है ना? और कल्याण थाट में हम केदार को भी रखते हैं, है ना? और इसी तरह से कई लोग कल्याण थाट में ये मारू बिहाग को भी रखते हैं कई, है ना? तो
हाँ मतलब वो फिर आगे और बात हो जाती है। मैं हम थाट की बात ना लें, यहाँ ये राग की बात है। तो उस वे में हम ये कहेंगे कि राग बिलावल का समय, क्योंकि ये ऋषभ और धैवत दोनों शुद्ध है इसमें, तो इसका गायन समय दिन का। तो ये गायन वादन समय की एक पंजाबी में बोलते हैं हम कुंडी चक्कर। मतलब ये है रविंद्र जी, मेरा ख्याल है जैसे डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया, आप समझ गए होंगे। और भी बहुत से तरीके हैं जिनसे रागों का समय हम निर्धारित करते हैं। ये सिर्फ आपका आपको संक्षेप रूप में थोड़ा बताया गया है। बाकी इसकी चर्चा आगे हम करेंगे सभी, क्योंकि इसके बहुत से कारणों को लेके, ये तो सिर्फ 3-4 चीजें आपको मेन बताई गई ना, कि स्वरों के हिसाब से हम रागों को समय के अनुसार कैसे वर्गीकृत करते, कोमल स्वरों के हिसाब से, शुद्ध स्वरों के हिसाब से, फिर माँ, रे, धा वगैरह जो भी अभी चर्चित हुआ यहाँ पे, उसके हिसाब से कैसे रागों को जो है वो रखा जाता है। और रागों के जो है उत्तरांग, पूर्वांग, ये प्रकार भी हैं, उसके हिसाब से भी इसका चयन होता है। हाँ, और भी बहुत से हाँ जी जी जी, लेकिन उसमें ना गुरमीत सर, उसका एक वो दूसरी चीज वो है कि वो वादी संवादी का चक्कर आ जाता है कि जिन रागों का हाँ, जिनका वादी स्वर दूसरे सप्त के दूसरे भाग में होता है, तो उनका जो गायन वादन समय है वो दिन के उत्तरार्ध में होता है। हाँ, यानी 12 बजे से दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक। और जिनका मतलब ये शास्त्रों के आधार पे और प्रभाव के आधार पे हो सकता है क्या? मतलब शास्त्रों के आधार पे ही है मेन जो हम चर्चा कर रहे हैं रविंद्र जी। हाँ। जो यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं वो शास्त्रों के आधार पे ही हो रही है। हाँ। क्योंकि ये शास्त्रीय संगीत है, जो ग्रंथों में है वो संगीत है, तो उसके जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उससे हम उल्ट जा नहीं सकते। अपने विचार यानी अपनी चीज हम जोड़ नहीं सकते इसमें, इसलिए वही चर्चा यहाँ पे आपको बताई जा रही है जो ग्रंथों में लिखा हुआ। हाँ नहीं, क्योंकि कभी कभी लोग प्रभाव के आधार पे अलग अलग मतलब लोगों के मत है इस बारे में, मतलब कई किसी भी चीज के बारे में होते हैं ना। वो ग्रंथों में भी विद्वानों के जो मतभेद है ना, वो ग्रंथों में भी है। वहां लिखा गया है कि सारी बात को बताने के बाद ये बात बताई गई है कि इस चीज पे विद्वानों के मतभेद है। अब जैसे सितार की चर्चा ले लो आप। सितार आज हमारे सामने जिस रूप में है, ये कैसे आया, क्यों आया, ये हम सब पढ़ते हैं। तबले के बारे में हम सब पढ़ते हैं। फिर इसके बारे में भी कई जगह पे मतभेद है। तो वो चर्चाएं जो हैं वो बाद में एक अलग विषय मांगती हैं, एक अलग जो है चर्चा मांगती हैं, क्योंकि एक ही एपिसोड में सारा कुछ क्लियर नहीं हो पाएगा। लेकिन ये बात है कि जो भी यहाँ पे चर्चा हो रही है वो शास्त्रों के आधार पर ही की जाए। जी। और बिलावल, हाँ जी, और बिलावल का वैसे गुरमीत जी एक चीज और भी है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज। मैं वैसे इस विषय में या अपने ये ग्रुप के माध्यम से, या यदि संदीप जी की कृपा होगी, ये हमें वीडियो रिकॉर्ड करके देंगे तो उस माध्यम से यदि यूट्यूब पे डला, मैं सारे श्रोताओं पे एक चीज डालता हूँ, सारे लिसनर्स पे, सारे अध्ययनकर्ताओं पे। एक पुंडरीक विठल ने अपनी रागमाला में बिलावली इस चीज का जिक्र किया है। तो क्या बिलावल बिलावली से आया? यह भी एक बड़ी मतलब खोज की बात है। तो इस विषय में उम्मीद करेंगे कि सभी अध्ययनकर्ता ये चीज खोज के हमारे सामने रखेंगे तो मजा आएगा इस विषय में। तो और बाकी
बिलावल एक अपने आप में बहुत खूबसूरत चीज है। जो हमारे संगीत सीख रहे हैं, शुरू कर रहे हैं कलाकार, उनके लिए मैं एक फिल्मी गीत का जिक्र करूंगा संदीप जी। तो ये मैं अभी एक फिल्म के गीत का जिक्र करूंगा, हो सके तो आप उस गीत को जोड़ना मेरे इस गाने के बाद। वो चीज है सारे गा मा पा 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 बिल्कुल पा बिल्कुल। पा पा धा मारे गारे मेरे संग मेरे साजना। तो ये अभिनेत्री फिल्म का गीत है। लता मंगेशकर और किशोर कुमार जी की आवाज, लता और किशोर का बहुत कमाल का इसका स्वरूप है और बहुत कमाल की इसकी छाया है। और एक चलो बाकी हम मतलब मैं अपनी बात तो अपने अगले एपिसोड में आपके सामने रखूंगा, और बाकी आप जो भी चर्चा परिचर्चा करें। बिल्कुल। रविंद्र जी जी सुन रहा हूँ। हाँ जी। आपका कुछ मेरे ख्याल प्रश्न क्लियर हुआ होगा। जी बाकी तो रविंद्र जैसा जी, मैं ये गुरमीत सर आपको बता दूं, रविंद्र जी बहुत अच्छे फोक सिंगर हैं ये। तो मैं चाहूंगा आप अगली एपिसोड में आए और बिलावल पे कोई आपके प्रदेश का आपका कोई फोक वगैरह हो, उसको खोज के उसको आप हमारे सामने यदि परफॉर्म करके इसका स्वरूप प्रदर्शित करें तो मजा आ जाएगा। जी बहुत मजा आएगा। हाँ। तो आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं रविंद्र जी? जी क्योंकि आपकी टोन जो है वो बता रही है मुझे कि आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और महाराष्ट्र में बिल्कुल वहां पे आपके मराठी गाना कोई आप मराठी गाना? मैं सर चाहता हूँ कि बिलावल का कोई बंदिश भी बताइए, मतलब गा के गुरमीत सर कुछ सुनाए कुछ बिलावल के। अभी थोड़ा टाइम तो है ही। गुरमीत जी ने पिछली बार बजाई थी। मैं एक्चुअल में बंदिश बजाना चाहता था, मैंने सोचा उसको नेक्स्ट एपिसोड के लिए रख लें, तो मैंने बंदिश इसलिए नहीं सुनाई ताकि वो दोस्त ये ना कहें कि यार खुद ही लगा पड़ा है। चालू कर दो रिकॉर्डिंग। हाँ जी। मैंने शब्द पिछली बार गा के बताया था, तो वो बंदिश, जो बंदिश का मतलब होता है वर्डिंग जो हम गाते हैं कुछ भी, ठीक है। बाकी मोस्टली जो बंदिशें हैं वो ब्रिज भाषा में हमें मिलती हैं। शब्द मैंने पिछली बार गाया था, अगर आपकी इच्छा होगी तो अगर हो सके तो थोड़ा सा सुना दीजिए सर। अगर कोई सर बंदिश मतलब अभी तो प्रॉब्लम, एक मिनट सर, अभी तो प्रॉब्लम क्या है, मेरा जो गला है बहुत इन्फेक्शन में है। ये तो आप भगवान का शुक्र मानिए कि मैं अभी बीच में मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, वरना कल मैं क्लास ले रहा था, 2 मिनट बात करने के बाद मुझे प्रॉब्लम आती है, हर 2 मिनट। हमारे साथ गुरमीत सर अशोक गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं। अशोक सर देख लेफ्ट कर गए, पता नहीं। अच्छा, तो बात ये है अपनी जो आप कह रहे हैं, बंदिश तो जरूर आपको बता देते, लेकिन मेरी ये प्रॉब्लम पिछले हफ्ते से ही चल रही है और ये पता नहीं कब तक चलेगी। ये मैंने एक ग्रुप में पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी की का रिकॉर्ड डाला था, जिसमें बिलावल के बारे में संगीत सरिता में ही डाला था मेरे ख्याल आपने। हाँ जी, संगीत सरिता में। और उसमें अलैया बिलावल की बहुत खूबसूरत बंदिश थी। वो बंदिश डीवी पुलस्कर जी की भी डाली थी, शायद महाराज जी ने डाला था वो चीज, शायद डीवी पुलस्कर की बंदिश। हाँ, डाली हुई थी उन्होंने भी, किसी ने डाली है ये। हाँ। और बिलावल की भी बंदिश थी मेरे ख्याल उसमें, अलैया बिलावल की तो थी। हाँ, बिलावल की अलग से शायद डाली हुई थी। तो कोई नहीं, मैं तो अगर आपको बंदिश सुननी ही है तो अभी तो अपने पास इतना टाइम नहीं है, नेक्स्ट एपिसोड में
तो अगर मैं ठीक हुआ तो जरूर, या नहीं, तो फिर नहीं, कोई ना कोई भगवान। बंदिश। वाहेगुरु जी आपको बिल्कुल तंदुरुस्त रखेंगे हमारे लिए। सर ये बंदिशी का मतलब क्योंकि बंदिशी जब हम कहते हैं बंदिशी तो ख्याल आता है दिमाग में, तो ये क्या है, मतलब सिर्फ ख्याल है या बंदिशी? नहीं, बंदिश मतलब बंधी हुई चीज, कोई जो हमारे बुजुर्गों ने, जैसे पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी, जिनके शिष्यों पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, उनके शिष्य आगे डॉक्टर एन राजम और सब थे, या पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने जो क्रमिक पुस्तक मालिका में, क्योंकि उस समय लोग किसी को बताते नहीं थे अपनी चीज, उन्होंने छुप छुप के वो चीजें सुन के, उनको कंठस्थ करके, याद करके, रिकॉर्ड करके, लिख के, फिर उनको एक क्रमिक पुस्तक मालिका के 6 भागों में बांटा। तो बंदिश मतलब बंधी हुई चीज, चाहे वो ध्रुपद है, मतलब वो सर वो काव्य शब्द, रविंद्र जी, हाँ सुन काव्य तो आप समझते हैं ना? हाँ, कुछ वो काव्य रचनाएं जिनको सुरों में बांध दिया गया, वो समझ लो कि उसे हम कहते हैं बंदिश, वो सुरों में बांधी गई है। तो वो उस्तादों द्वारा, जो बड़े बुजुर्ग थे, बड़े उस्ताद लोग थे, उनके द्वारा रचनाएं जो तैयार की गई, उनको फिर विष्णु नारायण भातखंडे जी जो थे, ये लॉयर भी थे, विष्णु नारायण भातखंडे, बिल्कुल 1860 में इनका जन्म हुआ था। तो इन्होंने मुंबई के बालकेश्वर नामक स्थान पे हुआ था। जी जी जी। इन्होंने फिर आगे यात्राएं की, इधर बहुत ज्यादा, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, वहां से विद्वानों से जो मिला, कैसे भी मिला, और ग्रंथों का अध्ययन किया। फिर इन्होंने वो जो, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया पुस्तक का नाम, उसमें 6 भागों में ये चीजें हमारे सामने बहुत कठिन परिश्रम करके हमारे सामने रखी इन्होंने। तो वो चीजें हैं, वो बंदिशें। नहीं, मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि जो भी प्रारंभिक में सिखाया जाता है, जब बंदिशी कहते हैं तो छोटा ख्याल या तो बड़ा ख्याल, ये दोनों चीजें मतलब हाँ, छोटा ख्याल तो बड़ा ख्याल। देखो, बंदिश में ध्रुपद भी हो सकता है, ध्रुपद की भी, ठुमरी की भी बंदिशें हो सकती हैं। अब जैसे हम कई बार गत की बात करते हैं, सितार की, हम उसको भी बंदिश कह देते हैं। बंदिश मतलब बंधी हुई चीज, स्वर, ताल, लय में और साहित्य के शब्दों में बंधी हुई चीज, वो बंदिश। ठीक है, बंधी हुई चीज है ना। जैसे संगीत में हम बंदिश बोलते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी आप बात को क्लियर किया। जी, तो जो साहित्यिक लोग हैं ना, जो जैसे कवि लोग हुए, वो भी अपने चीजों को बंदिश बोलते हैं। हेलो, उनके हिसाब से वो बंधी हुई। जी डॉक्टर अशोक गुप्ता जी। अशोक सर, हाँ जी, हाँ जी। अरे सर, क्या बात है, आवाज नहीं आ रही थी मेरी? हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। पहले नहीं आ रही थी, अब आइया, पहले नहीं आ रही थी। हाँ, तो चर्चाएं तो आपकी मैं पूरी सुन रहा हूँ। वो पता नहीं मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही थी। अच्छा अशोक गुप्ता जी, लगे हाथ में आपको एक रिक्वेस्ट करूं? आदेश करें सर। मैं रिक्वेस्ट करने लगा था, आप कर दीजिए। आदेश करने के लायक नहीं है हम, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप नेक्स्ट वीक, अभी महाराज जी की फरमाइश थी, हम बिल्कुल हाँ, एक मेरा जो गला है वो साथ नहीं दे रहा है जी, गला नहीं, लेकिन खराब गले से सुर में कैसे गाते हैं, ये आपसे सीखना चाहिए। बिल्कुल, ये मैं पिछली बार कह चुका हूँ। हाँ, ये मैंने भी कहा था कि खराब गले से सुर में कैसे गाया जाता है, खालसा साहब से सीखिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मेरे को ये आपकी हल्की डांट है या तारीफ है? ये नहीं, तारीफ है। सुनिए इसके साथ ही मैं गुप्ता जी की बात में एक चीज और ऐड करता हूँ
आपने देखा है कि जो ये गोल तवे होते थे जिसको हम एलपी रिकॉर्ड्स बोलते हैं, हाँ हाँ जी हाँ, उन पे एक कुत्ते की फोटो है, डॉग की। आपको आप किसी से भी दिखवाना या हाँ, कभी पता मैं करना। मेरे पास थे वो, किसी के पड़े थे यहाँ पे, उस पे थी ये। हाँ, तो चलो खैर मेरे पास भी है, यदि कोशिश करना अब आपने बताया तो मुझे उससे ले देना गिफ्ट के रूप में। ओके। तो वो तो बहुत पुरानी बात है, कम से कम 20 साल पुरानी बात है। चलो, तो उन पे जो कुत्ता है वो पता है कौन सा कुत्ता है वो? हाँ, वो उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब के कुत्ते की फोटो है। अच्छा, क्या बात। ये कहा जाता है कि उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब जब रियाज करते थे तो उनका डॉग उनके पास बैठ जाता था, और वो कहते हैं कि जब वो रोता भी था तो वो सुर में रोता था। हाँ, तो उस वे में कंपनी ने उनके डॉग की, उनके कुत्ते की फोटो। अच्छा, नहीं ये बात तो पंडित भीमसेन जोशी के लिए भी कही जाती है कि जब वो रियाज करते थे तो एक काला कुत्ता वहां आता था उनकी रियाज करते समय। तो खैर अब देखो, मुझे नहीं ये जो पता। संगीत है, ये संगीत जो है ना, अपना प्रभाव जो है वो वातावरण, वनस्पति, पशु पक्षी, इसके ऊपर ये सब पे प्रभाव डालता है, ना सिर्फ मनुष्य। हाँ, जड़ चेतन पर इसका असर होता है। हाँ, कुत्ते पे क्यों नहीं? बिल्कुल हो। हाँ। करता हूँ। चलिए, तो हाँ जी, तो मतलब कुत्ते पे तो प्रभाव पड़ना ही है इसका। देखिए जी, आपको पता है कि राग मालकोस गा के बैजू बाबरा ने पत्थर पिघला दिया था। बिल्कुल। हाँ, ये बहुत ऐसे तो कई सारे कहानियां हैं, मतलब तानसेन के बारे में भी कहा जाता है कि वो मल्लार गाते थे तो बारिश आती थी, ऐसा कुछ। नहीं, ये तो देखिए, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब का आप इंटरव्यू सुने, मेरे को मिलेगा तो मैं शेयर करूंगा। तो उसमें उन्होंने बताया कि एक बार वो अफगानिस्तान गाने गए थे। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, सुन रहे। तो अफगानिस्तान जब वो गाने गए तो वहां उन्होंने शायद भीम पलासी गाया, और उन्होंने ये बताया कि जब तक वो भीम पलासी गाते रहे मोर नाचता रहा। क्या बात जी, क्या बात। ये तो प्रत्यक्ष है। बाकी तो बैजू बाबरा, तानसेन की तो अपन किंवदंतियां भी मान सकते हैं, लेकिन उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने ये बात कही तो ये तो प्रत्यक्ष है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। संगीत शास्त्र दर्पण में भी लिखा हुआ है कि दीपक राग जब तानसेन ने गाया, तानसेन गाते थे तो दीपक जल जाते थे। नहीं चलो वो तो है ही है, मेघ तो खुद ही जल पड़े थे। मेघ हो जाता। तो खैर चलो, आज जो अभी मेरा समय जो है मुझे इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन चर्चा को छोड़ने का मेरा मन नहीं है, ये भी बात सही है। लेकिन अभी मेरा 45 पे क्लास का टाइम है, तो नहीं बस अब हमारा ये खत्म भी हो रहा है, बिलावल का सेगमेंट, इसका दूसरा एपिसोड। तो आप सभी लोगों का बहुत 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 शुक्रिया, आप यहाँ आए, आप तशरीफ फरमा हुए, और हमारी विचार चर्चा में हम लोगों ने एक दूसरे के साथ चर्चा परिचर्चा की। तो बस संदीप जी से आग्रह करूंगा कि पिछला और आज का दोनों एपिसोड दे दें, ताकि हम इसको YouTube पे बिल्कुल अपलोड कर दें वक्त अनुसार। तो इसी के साथ हमारी आज की चर्चा परिचर्चा समाप्त होती है। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू।